मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रत्ना ठाकुर की लिखी कहानी रिश्तों की डोर। 2 घंटे हो गए थे मुझे घर सजाते, पर तसल्ली नहीं हो रही थी। हल्के आसमानी रंग के पर्दे हटाकर मैंने डार्क मरून रंग के लगा दिए, पर पर्दे की डोरी खींचते हुए मैं फिर सोच में पड़ गई। सिड को ये रंग पसंद आएगा? कभी लगता बेड कवर दीवारों के पेंट से मैच नहीं कर रहा, तो कभी मेज पर रखा टेबल लैंप पुराना सा लगने लगता। पर्दे तो 3 बार बदल चुकी थी। दिल कर रहा था दुनिया के सारे रंग लाकर अपने बेटे बहू की जिंदगी में भर दूं। अपने लाडले बेटे सिड के बारे में सोचते ही मेरे होठों पे मुस्कान आ गई। जब से सिड पैदा हुआ, मेरी सोच का केंद्र बस उस तक सिमट के रह गया था। जागते दिन, ढलती शामें बस उसी के इर्द गिर्द ही घूमा करती थी। जब पहली बार हॉस्टल गया था तो कितनी फिक्र होती थी मुझे। मच्छर तो नहीं होंगे वहां, दूध पीता होगा कि नहीं, खाने में ज्यादा मिर्च तो नहीं होगी। एक ना एक बहाना ढूंढकर मैं दिन में 4 बार फोन करती। वो भी समझता था मेरी बेचैनी को। बड़े प्यार से कहता, यहाँ सब ठीक है माँ, खाना भी ठीक है। हाँ, तुम्हारे हाथ का स्वाद तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। डोंट वरी, छुट्टियां होते ही पहली ट्रेन पकड़ के आऊंगा घर। दीवार पे लगी लाइफ साइज फोटो को निहारते हुए मेरा मन लाड़ से भर आया। शादी के दिन लाल शेरवानी पहने सिड और मैचिंग लहंगे में सजी बहू प्राची दोनों कितने प्यारे लग रहे थे। प्राची तो बिल्कुल गुड़िया सी लग रही थी। कल दोनों हनीमून से वापस आ रहे हैं और मुझे ये एक दिन 1 बरस सा लग रहा है। मोबाइल की घंटी से मेरा ध्यान टूटा। सिद्धार्थ का नंबर देखते ही मैंने मुस्कुराकर फोन उठाया। हेलो बेटा। पर उसकी बात सुनकर मेरा चेहरा उतर गया। मम्मा, हम कल नहीं परसों आएंगे, मैंने कल की टिकट कैंसिल करवा दी है। 2 मिनट पहले का मेरा सारा उत्साह जाता रहा। वो बता रहा था कि प्राची की माँ का जन्मदिन है, इसलिए दोनों दिल्ली से सीधे आगरा जा रहे हैं। वहां एक दिन रुककर परसों आएंगे। मैं हाँ हूं में जवाब दे रही थी। ठीक है, बड़ी मुश्किल से मैंने कहा और फोन काट दिया। लंबी सांस लेकर मैंने फोन टेबल पर रखा और सोफे पर सर टिकाकर बैठ गई। बेटे का इस तरह बार बार ससुराल जाना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था। कुछ देर पहले जो मन परिंदे की तरह आसमान में उड़ रहा था, अब बेटे की बेरुखी के तीर से मानो घायल होके फड़फड़ा रहा था। कुछ पल पहले तक जो रंग मुझे मंत्रमुग्ध कर रहे थे, अब कितने बेजान लग रहे थे। मन का दुख गुस्से में बदलने लगा था। ज्यादा गुस्सा मुझे इस बात का था कि कहां तो सिर्फ छोटी छोटी बात मुझसे पूछता था और अब मुझे बताए बगैर ससुराल जाने का प्रोग्राम बना लिया। मोबाइल बजा तो लगा शायद फिर सिड का फोन हो, लेकिन देखा फोन दीदी का था। दिल को थोड़ा सुकून हुआ। मन का गुस्सा किसी बरसाती नदी की तरह बांध तोड़कर बाहर आने को मचल रहा था। मुझसे 5 साल बड़ी दीदी मेरी सबसे अच्छी दोस्त और राजदार थी। बिना किसी विषय के हम दोनों घंटों बातें कर सकते थे। कई बार तो टीवी या न्यूज़पेपर की कोई खबर डिस्कस करते हुए बेमतलब फोन का बिल बढ़ाते रहते। आज तो वैसे भी मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ था। फोन उठाकर बिना हालचाल पूछे मैं मन का गुबार निकालने लगी। मैंने गुस्से में बात शुरू की थी, लेकिन बेटे के बिना पूछे ससुराल जाने की बात कहते कहते गला रुंध गया। दुख मुझे बेटे की बात से पहुंचा था, लेकिन गुस्सा बहू और समधन पे आ रहा था। दीदी कुछ देर चुपचाप सुनती रही, फिर मुझे समझाते हुए बोली, अब इसका इतना बड़ा इशू मत बनाना मिता। शुरू में सब लड़कियों का दिल करता है मायके जाने का। मेरी अदिति भी बार बार आ जाती थी। कहाँ तो मुझको दीदी से सहानुभूति की उम्मीद थी और वो उल्टा मुझको नसीहत दे रही थी जैसे मैं गलत हूं। मैंने भी खींचते हुए कहा, तो तुम्हें समझाना था ना, शादी के बाद ससुराल ही लड़की का घर होता है। दीदी कुछ देर के लिए खामोश हो गई, जैसे मैंने उनकी दुखती रग छू ली हो। फिर थोड़ा भावुक स्वर में बोली, नमिता, तुम्हारी बेटी होती तो तुम शायद समझती। हमेशा की तरह हम दोनों में नोक झोंक शुरू हो गई। मैंने भी जवाब दिया, मेरी बेटी होती तो मैं समझाती उसको कि ज्यादा मायके की रट ना लगाए। दीदी हंस पड़ी। अच्छा, जरा अपनी गुड़िया की शादी याद कर, कैसे जान निकलती थी तेरी अपनी गुड़िया को ससुराल भेजने में।
दीदी की बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ठीक कह रही थी दीदी। बचपन में अपनी प्यारी गुड़िया को ससुराल भेजने के नाम पर कितना परेशान हो गई थी मैं, पर तुरंत ही यादों से निकलकर मेरा अड़ियल मन फिर बेटे बहू पर आ गया। वो तो मेरा बचपना था, लेकिन बहू को तो अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी। उसके बिना पूछे मायके जाने को मेरा मन स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उदास मन से मैं उस छोटे से कमरे में आ गई जहां मैंने सिद्धार्थ के खिलौने सजा कर रखे थे। कई बार चाहा किसी को दे दूं, पर ये सिर्फ खिलौने तो नहीं थे, ये एहसास थे। जाने कितनी मीठी यादें जुड़ी थी इनसे। उसका पहला टेडी बेयर जिसको वो हमेशा उठाए फिरता था, बड़े बड़े पहियों वाली वो बिल्ली जिसको सारा दिन घसीटता रहता था, रिमोट कंट्रोल कार, ट्रक, हर खिलौना जैसे कहानी कहता। इनको निहारने में मुझे अजब सा सुकून मिलता था। मैंने टेडी बेयर उठाया तो लंबे कानों वाला बनी गिर गया। दोनों को रखते हुए मेरी नजर गई अपनी नन्ही सी गुड़िया पर, जिसे एक अरसे पहले मैं अपनी माँ के घर से ले आई थी। मेरी बचपन की साथी थी ये गुड़िया, जिसे मैं दिन भर तरह तरह से सजाती संवारती रहती थी। मैंने गुड़िया को उठाकर हौले से उसके बाल सहलाए, जैसे एक अरसे बाद अपनी बच्ची से मिल रही हूं। गुड़िया को हाथ में लेकर मैं वहीं कुर्सी पर बैठ गई। आज भी वो मुझे उतनी ही प्यारी लग रही थी जितनी बचपन में लगती थी। उस जमाने में जब ज्यादातर बच्चों के पास पुराने कपड़ों की सिली हुई गुड़िया होती थी, रेशमी बालों वाली, प्लास्टिक के छोटे छोटे जूते पहनने वाली मेरी गुड़िया पर सारी सहेलियां फिदा थीं। लिटा दो तो अपनी लंबी लंबी पलकें बंद करके वो मानो सचमुच सो जाती थी। यादों की कड़ियां जोड़ते हुए मैं फिर से 10 बरस की उम्र पर जा पहुंची थी। उन दिनों गर्मी की छुट्टियां बहुत लंबी होती थीं और उन्हें काटने के साधन उतने ही सीमित। टीवी, कंप्यूटर तो थे नहीं। ले देकर मनोरंजन के नाम पर घर में एक रेडियो था, जिसके सुर में सुर मिलाकर दीदी दिन रात आप जैसा कोई मेरी जिंदगी या आँखियों के झरोखों से गुनगुनाती रहती थी। कभी गलती से मुझसे रेडियो की नॉब हिल भर जाए तो वो खरखराने लगता और मुझको दीदी का गुस्सा झेलना पड़ता। पड़ोस में मेरी एक ही सहेली थी, सुधा। समय काटने के लिए कभी मैं उसके घर चली जाती तो कभी वो मेरे घर आ जाती। साथ बैठकर हम दोनों पहले से पढ़ी हुई किताबें बार बार पढ़ते। चंपक, नंदन, चंदा मामा, बिल्लू, पिंकी, चाचा चौधरी, सारी किताबें हमको जैसे रट गई थीं। शामें पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, नदी पहाड़ खेलते हुए कटती, तो दोपहर घर में लूडो या सांप सीढ़ी खेलते या आम के पेड़ की छांव में पिकनिक मनाते। घर से उबले आलू, मूंगफली, चना, इमली लाते और नमक छिड़क कर पेड़ के नीचे बैठकर चटखारे ले लेकर खाते। ऐसी ही एक दोपहर मेरी गुड़िया को देखकर सुधा ने पूछा था, तुम्हें अपनी गुड़िया की शादी नहीं करनी? सुधा के मुंह से अपनी गुड़िया की शादी की बात सुनकर मैं चौंक गई। मैंने कहा, शादी तो हो गई इसकी, ये गुड्डा इसका हस्बैंड ही तो है। कैसे बताती कि अपनी गुड़िया की शादी मैं कितनी बार करवा चुकी थी मुझे खुद याद नहीं था। पर सुधा बोली थी, वाह, गुड्डा भी तुम्हारा और गुड़िया भी, ऐसे थोड़ी होता है। फिर थोड़ा रुक कर उसने कहा, तुम मेरे गुड्डे से उसकी शादी कर दो ना, इतना सुंदर गुड्डा है, उसका घर भी मैंने कितना अच्छा सजा रखा है। मुझे बड़ा गुस्सा आया था। सीधे सीधे नहीं कह सकती थी कि मेरी गुड़िया पसंद है, ऐसी सुंदर गुड़िया कहाँ मिलेगी। और तो और मम्मी और दीदी पुराने कपड़ों से उसके लिए ऐसी ऐसी ड्रेसेस बनाती थी कि पूरी हीरोइन लगती थी। कभी डिम्पल कपाडिया की तरह बेबी फ्रॉक में नजर आती तो कभी हेमा मालिनी की तरह साड़ी में। लेकिन अपना गुस्सा दबाकर मैंने पूछा था, शादी के बाद गुड़िया कहाँ रहेगी? लड़का लड़की दोनों साथ रहेंगे, कुछ दिन मायके में, फिर कुछ दिन ससुराल में। उसका जवाब सुनकर मैं खुश हो गई। मेरी गुड़िया उसके घर जाएगी तो गुड्डा भी तो मेरे घर आएगा ना। और मैंने हाँ कर दी थी। पर उस वक्त कहाँ पता था कि ये तो मुसीबतों की शुरुआत है। अब सुधा जब भी मिलती तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकती कि वो दूल्हा दुल्हन के कपड़े बनवा रही है, नया फर्नीचर बनवा लिया है, वगैरह वगैरह। मैं तो डर गई थी कि उसके मुकाबले मेरा सामान फीका ना पड़ जाए। मम्मी को बताया तो मम्मी मुझको शहर के एकमात्र लेडीज टेलर के पास ले गई।
टेलर ने रंग बिरंगी कतरनों का पूरा झोला सामने उलट दिया। मैं तो ऐसे खुश हुई जैसे कोई खजाना मिल गया हो। कुछ उन कतरनों से और कुछ हमारे छोटे हो चुके कपड़ों से मम्मी और दीदी ने गुड्डे गुड़िया के लिए तरह तरह के कपड़े बना दिए। दीदी की पुरानी मोती की माला से गुड़िया के गहने भी बन गए। हमेशा हमारा खेल बिगाड़ने वाले भैया ने भी माचिस की डिब्बियों, थर्मोकॉल, इन सब से गुड़िया का फर्नीचर बनाने में पूरी मदद की। मिल्क पाउडर की चम्मचों से प्रेशर कुकर और जूते के डब्बे से कार भी तैयार हो गई। इन सब तैयारियों के बीच पता ही नहीं चला कि कब अक्षय तृतीया आ गई, यानी शादी का मुहूर्त। घड़ी ने 4 बजाए तो मैं चौंक गई। बीते दिनों की यादों में मैं भूल ही गई थी कि 2 दिन बाद ही सही बेटा बहू वापस घर आने वाले थे। अपने बचपन की मीठी यादों में डूबकर मैं कुछ देर पहले का अपना गुस्सा भूल चुकी थी। मैं किचन में पहुंच गई, जहां मैंने गुलाब जामुन बनाने के लिए खोया और मैदा पहले ही गूंद कर रखा था। सिट घर आते ही गुलाब जामुन ढूंढता है। गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई चढ़ाई तो फिर से गुड़िया की शादी का दिन याद आ गया। मेरी गुड़िया की शादी के दिन मम्मी ने भी तो गुलाब जामुन बनाए थे। शादी वाले दिन हमने आंगन में 4 बांस गाड़कर उसे केले के पत्तों से ढककर आम के पत्ते लटकाकर मंडप तैयार कर दिया था। गेंदे के फूलों की लड़ियां मंडप में लटका दी गई थीं। 2 छोटी छोटी वरमालाएं भी तैयार हो गई थीं। दीदी ने अपनी पुरानी चुनरी में सुनहरा गोटा लगाकर सितारे टांक कर शादी की साड़ी तैयार कर दी थी। लाल साड़ी में लिपटी गुड़िया कितनी सुंदर लग रही थी। माथे से लेकर गालों तक लाल पेन की बिंदियां सजी थीं। सुनहरे बाल सुंदर जूड़े में बंधे थे। गले में मोतियों की माला थी और हाथों में कंगन की जगह मम्मी के पुराने बिछुए। मैं मम्मी की पुरानी साड़ी पहने पूजा का थाल लिए खड़ी थी। बारात आई तो देखा आगे आगे साड़ी पहने गुड्डे को लिए सुधा शान से चल रही थी और उसके पीछे पीछे हाफ पैंट और फ्रॉक पहने टीन के डब्बे बजाते बेसुरी आवाज में ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे गाते हुए मोहल्ले के 10-12 बच्चे। ये वही बच्चे थे जिनको सुधा कभी अपने साथ नहीं खिलाती थी, लेकिन बारात की शान बढ़ाने के लिए ले आई थी। और तो और उसके तेवर भी ठेठ बारातियों वाले थे। जब बारातियों को छोले पूरी और गुलाब जामुन सर्व किए गए तो सुधा गुस्से में दीदी के पास पहुंच गई। दीदी बारातियों को चम्मच तक नहीं मिले। कितना गुस्सा आया था दीदी को। जयमाला, कन्यादान, फेरे, सब रस्में पूरी करते करते 2 घंटे लग गए। विदाई की घड़ी आई तो मुझे सचमुच रोना आ गया था। गुड़िया के जाते ही पूरा घर जैसे खाली हो गया था। कुछ ही दिनों में मैं बोर हो गई थी। अब तो मैं हर समय गुड्डे गुड़िया को घर वापस लाने के बहाने ढूंढती। सुधा उनको बेमन से भेजती, लेकिन 1-2 दिन में फिर वापस ले जाती। इस खींचातानी में दिन किसी तरह कट रहे थे कि तभी पापा के ट्रांसफर ऑर्डर आ गए। मेरी चिंता अब और बढ़ गई। लगा जैसे मेरी गुड़िया हाथ से चली जाएगी। आजकल सुधा गुड़िया को मायके भेजती नहीं थी और गुड़िया देने के मूड में तो बिल्कुल नहीं दिख रही थी। तब दीदी ने ही रास्ता सुझाया था। दीदी के बताए प्लान के मुताबिक मैं सुधा के घर गई थी। शाम का वक्त था। उसकी मम्मी लॉन में पानी दे रही थी। नमस्ते करके मैं भोला सा चेहरा बना के बोली, आंटी शादी के बाद लड़की की पहली होली मायके में होती है ना, इसीलिए मैं गुड़िया को लेने आई हूँ। सुधा गुस्सा हो गई थी, लेकिन सदियों से चली आ रही रस्म का जो ब्रह्मास्त्र मैंने फेंका था उसके सामने बेबस थी। उसकी मम्मी तो मेरा समर्थन कर ही चुकी थी। वो पैर पटकते हुए अंदर गई और बेमन से गुड़िया को उठा लाई। साथ ही जता भी दिया कि होली के अगले दिन लेने आ जाएगी। लेकिन एक बार गुड़िया हाथ में आने के बाद मैं कौन सा वापस देने वाली थी। होली के अगले दिन मैंने भाई दूज का बहाना बनाया और उसके बाद रंग पंचमी का, और उसके बाद तो मैंने साफ साफ कह दिया कि भाई सारा सामान पैक हो गया और साथ साथ गुड़िया भी। कितनी लड़ाई हुई थी उस दिन हम दोनों की। मुझसे कट्टी करके सुधा रोते रोते घर गई थी, लेकिन मैं खुश थी क्योंकि गुड़िया अब मेरे पास थी। सोचते सोचते मैं जैसे नींद से जागी। सच
कितना बड़ा दिल चाहिए अपनी बेटी हमेशा के लिए पराए घर भेजने के लिए। मैं तो अपनी गुड़िया से दूर नहीं रह पाती थी। प्राची की माँ ने तो अपनी जीती जागती बेटी भेजी है, जिस बेटी को 23 बरस प्यार से पाला, 7 फेरे लेते ही उसको पराई कैसे मान ले। ठीक कहती हैं दीदी। कभी प्राची की माँ की तरफ से सोचकर देखूं तो पता लगेगा कितना बड़ा दिल चाहिए बेटी विदा करने के लिए। और प्राची का भी तो दिल करता होगा मायके जाने का। ये समय तो रिश्तों की नाजुक डोर मजबूत करने का है, और मैं उल्टा इसमें गांठ बांधने चली थी। गुलाब जामुन चाशनी में डालकर मैं बाहर आ गई। फोन उठाकर मैंने बेटे का नंबर डायल कर दिया। बेटा बेटा, प्राची के घर खाली हाथ मत पहुंच जाना, मिठाई जरूर ले जाना। अब शादी हो गई है, तुमको भी थोड़ा रीत रिवाज सीखने पड़ेंगे। और सुनो, जल्दी आना, वरना सारे गुलाब जामुन मैं खा लूंगी। फोन रखकर मुस्कुराते हुए मैंने खिड़की के पर्दे एक ओर सरका दिए। बादलों से छन कर आती गुनगुनी धूप की गर्माहट मैं अपने दिल में भी महसूस कर रही थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।